हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट ORR इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट फॉर हैमिल्टन। मतलब हैमिल्टन के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट या उसी को क्या कहेंगे, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, उसको पढ़ा जाएगा। ठीक, एक वीडियो में साइक्लिक कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट पर बना चुका हूँ जो किस केस में था, लाग्रेंजियन के केस में था। ठीक, तो अगर आपको अच्छे से समझना है कि वास्तव में साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है तो आप पहले जाके जो लाग्रेंजियन के ऊपर मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट वाला लेक्चर बनाया था उसको आप ज़रूर देखिए। अगर वो लेक्चर देखेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए कुछ भी नहीं है, उसी के बिहाफ पर इसको समझ जाएंगे। अगर डायरेक्ट देखेंगे तो निश्चित रूप से ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो फिर आज के इस लेक्चर में उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक, दोबारा सिलेबस में लिखा हुआ है 3rd चैप्टर में ये टॉपिक, इस वजह से मैं इसको उठाया हूँ, अदरवाइज मैं नहीं इसको पढ़ाता। ठीक, क्योंकि एक बार अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो अब देखिए, जो अगर आप लाग्रेंजियन वाला वो पढ़ लेंगे पूरा तो सेम लैंग्वेज मैं यूज करूँगा और उसको पढ़ने से आपका फ़ायदा क्या होगा, उसको पढ़ लेंगे तो जहाँ जहाँ लाग्रेंजियन है वहाँ आप बस हैमिल्टन कर देंगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी और उसी के बिहाफ पर ये पूरा लेक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो पहले आप जाके वो वाला वीडियो देखिए, तब इसको देखिए, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक, तो अगर जो लोग पढ़े हैं वो लोग जान रहे होंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जो क्या होगा, अब्सेंट होगा, या आप ऐसे कर दीजिए जिसके ऊपर फंक्शन क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा। जिसके ऊपर फंक्शन क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम हैमिल्टन लिख रहे हैं, हैमिल्टन फंक्शन लिख रहे हैं और इस हैमिल्टन फंक्शन में क्या लिख रहे हैं, Q1 Q2 Q3 ऐसे करके लिख रहे हैं और QK को अब्सेंट कर दिए और फिर डॉट 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 करके Q1 लिख दे रहे हैं और फिर क्या है P1 P2 P3 डॉट 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 क्या है Pn है और फिर T है। तो देखिए Q क्या है यहाँ पे, अब्सेंट है, मतलब ये QK आपका क्या है यहाँ पे, अब्सेंट है, जिसका मतलब क्या किया गया है, QK को इग्नोर किया गया है। जिसका मतलब QK क्या होगा आपका, या तो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहिए या तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, दोनों क्या है, सेम है। तो इग्नोरेबल से आपको साइक्लिक का मतलब अच्छे से पता चल रहा होगा, इस वजह से मैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट लिख दिया हूँ। साइक्लिक से आप चीज़ों को उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इग्नोरेबल से आपको तुरंत पता चल गया जिसको इग्नोर किया जाए, जो क्या हो, अब्सेंट हो। ठीक, तो इस केस में अगर आप देखिए तो QK क्या अब्सेंट है, तो इसका मतलब QK क्या होगा, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट होगा, किसके लिए, इस हैमिल्टन फंक्शन के लिए। और ये क्या होगा, उसी को दूसरा नाम क्या है इग्नोरेबल का, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक, तो इस तरह हम लोग लाग्रेंजियन के केस में भी इसको अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, तो अब मैं डायरेक्ट एग्जाम में क्या लिखना उसको स्टार्ट करता हूं और एकदम जैसा थ्योरी लाग्रेंजियन में आपको दिया था सेम टू सेम हैमिल्टन में वैसा थ्योरी दूंगा ताकि आप लाग्रेंजियन वाला साइक्लिक कोऑर्डिनेट पढ़ें, उससे आपका हैमिल्टन वाला भी तैयार हो जाए। क्लियर? तो देखिए क्या लिखेंगे, हमको पता है, जो हमको पहले से नॉलेज होता है उसी के आधार पर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम लोग को अभी तक क्या पता है उसको पहले लिखा जाएगा। ये मैं फर्स्ट डे से बताते आ रहा हूँ कि जब भी किसी चीज़ चला जाएगा तो क्या किया जाएगा, जो हमको पहले से नॉलेज है उसी को अप्लाई करते हुए उस रिजल्ट पे पहुँचा जाएगा। ठीक, तो क्या नॉलेज है हम लोग को, तो उसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट हैमिल्टोनियन, यह चीज़ है फंक्शन ऑफ किसका किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q का फंक्शन होता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q आप ऐसे लिख सकते हैं, जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक, यहाँ पे एक वर्ड आप चाहें तो नहीं ऐड करेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऐड कर लेंगे तो और अच्छा है। जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट Q, जनरलाइज मोमेंटम P और टाइम का क्या होता है, ये फंक्शन होता है। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज, यह चीज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम, से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? ऐसे सेम लाग्रेंजियन का लैंग्वेज दिया हूँ। अब देखिए जहाँ क्या लिख सकते हैं, वेयर मतलब जहाँ Q क्या स्टैंड कर रहा है, मतलब Q का वैल्यू क्या होगा, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिंगल तो होगा नहीं, n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, सेट ऑफ n नंबर कोऑर्डिनेट्स हो सकता है। ठीक, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का अगर लेक्चर आप मेरा देखे होंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, वहाँ पे डिटेल में जनरलाइज कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक, तो लेक्चर को सीरीज वाइज देखिए कितना आपको पढ़ने में मज़ा आने वाला है। अगर डायरेक्ट कोई लेक्चर देखेंगे तो बस 20 से 30% चीज़ों को समझ पाएंगे और समझ में नहीं आएगा तो बाकी चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में अगर भूल जाएगा तो उल्टा सीधा लिख के चले आएंगे।
तो इस वजह से सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वास्तव में जो एक्चुअल फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर का फिजिक्स वास्तव में एक्चुअल फिजिक्स है और डेली लाइफ से रिलेट करता है। शुरू में देखिए मैं कई सारा लेक्चर जब बनाया था तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लेके बनाया था और उन्हीं डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के भी चीज़ों को पढ़े थे और वही चीज़ें आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब क्या है, ये डेली लाइफ का फिजिक्स एक तरीके से हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो सीरीज वाइज देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब देखिए नहीं तो बहुत कठिन लगेगा। और P का वैल्यू क्या होगा, P स्टैंड्स फॉर, P किसके लिए स्टैंड करेगा, P1 P2 P3 डॉट 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 Pk डॉट 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 Pn। ठीक, जो P स्टैंड करेगा मोमेंटम है, तो इसमें क्या जनरलाइज मोमेंटम है तो n नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे, P1 P2 P3 डॉट 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 Pk डॉट 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 Pn। ठीक, अब Pk का वैल्यू क्या हो सकता है, अगर मान ली 10 नंबर n का वैल्यू 10 है तो क्या होगा P1 से लेके P10 तक होगा। ठीक, Pk रेंडमली हम किसी वैल्यू को मान लेते हैं, वो 10वां हो सकता है, 15वां हो सकता है, 20वां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, आपको आईजे में कंफ्यूज होना नहीं है, मैं पहले बता दें कि सब डमी इंडिसेस हैं। आप फ्री हैं, यहाँ पे क्यूके की जगह QI यूज कर सकते हैं, क्यूके की जगह QJ यूज कर सकते हैं, क्योंकि आईजे के ये सब हम लोग डमी इंडिसेस यूज करते हैं, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके बुक में QI दिया हो तो उससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए देन इक्वेशन फर्स्ट में भी रिटेन है, इसका मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, यह तो फंक्शन ऑफ Q1 Q2 मतलब इसका पूरा वैल्यू रख दिए, फिर इसका पूरा वैल्यू रख दिए जो हमें मिला है, और फिर क्या करें, टाइम तो अकेला है बेचारा तो उसको अकेले रख दिए। ठीक, अब देखिए नाउ इफ़ द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम इज नॉट फंक्शन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट, अगर मान ले रहे हैं कि हैमिल्टोनियन जो है सिस्टम का वो फंक्शन नहीं है किसी कोऑर्डिनेट का, और मान ले रहे हैं वो कोऑर्डिनेट क्या है, से QK, क्या लिखे हैं कि इफ़ द हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम इज नॉट फंक्शन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट से QK, मान लेना हैमिल्टोनियन जो है किसी एक फंक्शन का, हैमिल्टोनियन जो सिस्टम का है वो किसी एक कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है, मान ले रहे हैं वो QK का फंक्शन नहीं है, तो इस टाइम पर जो होगा QK क्या कहलाएगा, साइक्लिक या ओवरऑल इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहलाएगा। जैसे अभी यहाँ बताया था ना, QK अगर एब्सेंट हो जाए तो उस टाइम पर उसको क्या कहेंगे, साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक, तो इसके आगे क्या लिखना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आप मेरा लैग्रेंजियन वाला साइक्लिक कोऑर्डिनेट वाला वीडियो देखे होंगे तो क्या क्या चेंजेज हैं, हैमिल्टोनियन के जगह लैग्रेंजियन है, यहाँ पे L है, और P की जगह Q डॉट है, और इसके जगह भी क्या है, Q डॉट है, और इसके जगह Q1 Q2 डॉट से ये है, और इसके जगह भी है, बस यही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। उसी वजह से मैं सेम बना रहा हूँ ताकि आप एक लेक्चर पढ़ें आपका ये भी तैयार हो जाए। ठीक, मतलब कम टाइम में आपका ज़्यादा चीज़ तैयार हो, ये मेरा फोकस रहता है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब इसके आगे क्या लिखेंगे, जब H फंक्शन नहीं है QK का तो इसका मतलब क्या है, जो H का इस QK के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। अगर मान लीजिए Y फंक्शन नहीं है x का तो dy/dx हम क्या लिख सकते हैं, या कर्ली y ओवर कर्ली x क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से अब हम लिखे थे कि अगर मान ले रहे हैं कि QK कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सेंट है, QK को अभी लास्ट सेशन में नीचे हम लोग इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट का हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो कर्ली H ओवर कर्ली QK होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, होगा, क्योंकि H अब इसका फंक्शन नहीं गया, तो जब इसका फंक्शन नहीं है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, Pk डॉट भी 0 होगा। कल हम लोग कैनोनिकल इक्वेशन निकाले थे, उन कैनोनिकल इक्वेशन देखे थे कि जो कर्ली H ओवर कर्ली QK होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ Pk के बराबर होता, माइनस ऑफ Pk डॉट के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ कल हम लोग निकाले थे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें ये देखे थे। तो अगर ये वैल्यू 0 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड 0 है, तो ये माइनस Pk, ठीक, तो माइनस का मतलब इधर क्या है, कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं Pk इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा इधर, तो इसका मतलब क्या होगा, Pk डॉट जो होगा आपका 0 होगा। मतलब अगर कर्ली H ओवर कर्ली QK 0 है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, Pk डॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है, कहाँ से पता, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंस, यहाँ ब्रैकेट में से आगे लिख सकते हैं, सिंस कर्ली H ओवर कर्ली QK इज इक्वल टू माइनस ऑफ Pk, माइनस का Pk होता है ये, ठीक। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो Pk डॉट होगा आपका 0 होगा। और Pk डॉट के 0 होने का मतलब क्या है, Pk डॉट का मतलब क्या है, Pk डॉट का मतलब क्या है, dPk/dt, और ये क्या है, 0 है, मतलब
अगर किसी फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो इसका नाम क्या है, वो फंक्शन कांस्टेंट है, टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, जो मोमेंटम है वो क्या है आपका कांस्टेंट है या कंजर्व है। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी फंक्शन का पी के डॉट मतलब क्या, सिंगल डॉट है मतलब सिंगल टाइम डेरिवेटिव, तो डी पी के बाई डी टी इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो किसी फंक्शन में चेंज निकालने के लिए टाइम के साथ क्या करते हैं, डी पी उसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब इसका टाइम डेरिवेटिव लिया जाएगा तो 0 बराबर होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसका टाइम डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब क्या है, पी के जो है वो समय के साथ कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तभी तो उसका डेरिवेटिव 0 है। इसका मतलब क्या होगा, पी के कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का ये या कांस्टेंट का दूसरा नाम हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व रहेगा, मतलब वो वेरी नहीं करेगा। और यही रिजल्ट, सेम रिजल्ट हम लोग पाए थे लाग्रेंजियन के केस में भी। इसका मतलब लाग्रेंजियन के केस में जो कोऑर्डिनेट साइक्लिक होगा वही हैमिल्टोनियन के केस में भी होगा। अभी क्वेश्चन लिख के इस पर करवाता हूँ मैं आपको, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं क्वेश्चन लिख के उसको अलग से कराऊंगा, ओके। तो अब इसके आगे समझ लीजिए 10, अतः हम कह सकते हैं कि फॉर एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स इट्स करस्पॉन्डिंग मोमेंटम इज कांस्टेंट दैट इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है, अगर हम QK को साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो PK होगा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम QI कहते हैं तो QI के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, PI जो होता है कांस्टेंट रहता। अगर हम Q1 को कह देते से Q1 इज एब्सेंट, कि हम तो अपने हिसाब से माने थे ना कि QQ हमारा क्या है, अपने हिसाब से कंसिडर किए थे QQ क्या है, एब्सेंट है। अगर हम कह देते हैं कि Q1 क्या है, एब्सेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होता है P1 वो क्या होता है, कंजर्व होता है। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, QK इज द जनरल केस, ठीक। K का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा, मतलब जो अपीयर नहीं होगा, जो इग्नोरेबल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका कंजुगेट मोमेंटा होगा वो भी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। और सेम रिजल्ट हम लोग पाए थे किसमें, लाग्रेंजियन के केस में भी, कि अगर जो हमारा कोऑर्डिनेट क्या साइक्लिक है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट मोमेंटा आ रहा था वो क्या आ रहा था, कंजर्व आ रहा था। इसका मतलब लाग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन में कुछ ना कुछ साइक्लिक कोऑर्डिनेट का रिलेशन जरूर है। क्या हम कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग देखे थे, लाग्रेंजियन में भी हम लोग देखे थे कि अगर QK इग्नोरेबल है तो क्या हो, उसके करस्पॉन्डिंग कंजुगेट मोमेंटा क्या होता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट लाग्रेंजियन में साइक्लिक है वही हैमिल्टोनियन में भी साइक्लिक हो सकता है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट इसमें कहीं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दे दे कि QK इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट फॉर लाग्रेंजियन, देन व्हाट इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट फॉर हैमिल्टोनियन, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, QK इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट फॉर हैमिल्टोनियन आल्सो। क्यों, क्योंकि वहाँ भी जब QK लिए थे तो PK इक्वल टू कांस्टेंट आया था लाग्रेंजियन में भी, आप जाकर वो लेक्चर देखिएगा। और यहाँ भी जब QK को हम इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो यहाँ भी PK इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट लाग्रेंजियन में साइक्लिक होगा वही हैमिल्टोनियन में भी साइक्लिक होगा, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम है। क्लियर है चीज़। अब इसी पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं लिख के सॉल्व करा देता हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप लिख के आंसर चले आएँ, ठीक। ये चीज़ क्लियर। अब इसके आगे देखिए क्या लिख सकते हैं हम, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स एज। अब इक्वेशन 2 कैसा हो जाएगा, उसका फॉर्म क्या होगा, तो अब उसमें से देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में आप देखे रहे होंगे बीच में QK था, लेकिन अब QK एब्सेंट माने हैं तो QK को नहीं लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। QK लिख मत दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। QK को एब्सेंट माने ना, तो अब जो इक्वेशन 2 है जिसमें यहाँ QK भी था वो इक्वेशन 3 में नहीं रहेगा, मतलब QK यहाँ एब्सेंट रहेगा, नॉट अपीयर होगा। इसका मतलब क्या है, QK ही हमारा एब्सेंट है, उसको इग्नोर किया गया। इसका मतलब वही क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। याद नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। हम QK लिए हैं, आपका मन करे तो आप Q3 को बना सकते हैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। बस इक्वेशन 2 के आगे स्टेटमेंट दे दिए जो लास्ट सेशन में दिए थे कि मान ले रहे हैं QK अपीयर नहीं है, QK क्या है, एब्सेंट है, Q2 क्या है, एब्सेंट है। Q2 क्या होगा, हम लोग का साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा मिलेगा ऐसे हो जाएगा, कर्ली H ओवर कर्ली Q2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P2 डॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, P2 कंजर्व होगा, ठीक। ये क्या है, जनरल केस है ना, 1 2 3 1 से लेके n तक इसका वैल्यू वेरी कर सकता है ना। बात समझ रहे हैं। तो आप कोई भी कोऑर्डिनेट अपने मन से बना सकते हैं, याद नहीं करना है कि PK ही होगा, नहीं। आपको मन करे तो Q1 को साइक्लिक बना लीजिए, मन करे तो QN को साइक्लिक बना लीजिए, ठीक। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 3 में अब क्या है
क्यूके जो है आपका क्या है, मिसिंग है, दैट इज नॉट अपेयरिंग इन इक्वेशन 3, मतलब क्यूके इक्वेशन 3 में अपियर नहीं हो रहा है। नाउ एच इज द फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Q1 एंड P1, P2, P3। यहाँ पे पीके लिखे हैं, यहाँ पे पीके लिखे हैं। पीके इज नॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट, पीके इज कंजर्व ओनली। ये क्या कांस्टेंट है, कंजर्व, साइक्लिक नहीं है। ठीक, पीके यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, चीज ध्यान देना लिखते टाइम, डॉट 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 Pn एंड T ओनली। इसका मतलब क्या है, अब जो हैमिल्टन होगा हम लोग का वो क्या होगा, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, बीच में Q के एब्सेंट रहेगा, और P1, P2, P3 डॉट 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 Pk डॉट 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 Pn एंड टाइम ओनली का क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लाग्रेंजियन में Q3 क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो हैमिल्टोनियन में साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप तुरंत बताएंगे Q3 होगा। क्लियर, कौन सा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दोनों में कौन सा सेम मोमेंटम कंजर्व रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका P3 होगा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर एमएससी करना है फिजिक्स से तो इंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा, सीयूटी वगैरह एग्जाम देना ही होगा। ठीक, तो उन सब चीज़ में ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर, अब जो क्वेश्चन एग्जाम में से पूछा गया उसको हम बताएंगे, उसका तब वीडियो फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ अ गिवन कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक इन लाग्रेंजियन यल देन इट विल आल्सो बी साइक्लिक इन हैमिल्टोनियन एच। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है लाग्रेंजियन में, तो वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइक्लिक होगा हैमिल्टन के केस में। ठीक, तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रूफ डालेंगे यहाँ और लिखेंगे लेट क्यूके बी द साइक्लिक कोऑर्डिनेट इन यल। देन मान ले रहे हैं क्यूके क्या है, हम लोग का साइक्लिक कोऑर्डिनेट है यल में, तो क्या हो जाएगा, पीके इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम लोग जब साइक्लिक कोऑर्डिनेट पढ़े थे लाग्रेंजियन के लिए तो वहाँ पे ये चीज़ प्रूव किए थे। ठीक, तो उस प्रूफ से डायरेक्ट लिख रहे हैं और एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम लोग वहाँ पढ़े थे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट जब पढ़ रहे थे किसके लिए, लाग्रेंजियन के लिए, तो वहाँ पे पीके इक्वल टू कांस्टेंट आया था, क्यूके का करस्पॉन्डिंग जो उसका कंजुगेट मोमेंटा था वो तो क्या था, कांस्टेंट था। ठीक, तो पीके अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, जो इसका टाइम डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। पीके अगर कांस्टेंट है जिसका टाइम डेरिवेटिव जीरो होगा, इसको कह दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, अब देखिए लिख रहे हैं फ्रॉम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन अभी कल हम लोग डिराइव किए हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या जाने थे कि जो पीके डॉट होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ कर्ली एच ओवर कर्ली क्यूके होगा। ठीक, ये वैल्यू निकला था वहाँ से। क्लियर, हो सकता है कर्ली एच ओवर कर्ली क्यूके इक्वल टू माइनस पी के लिखा हूँ, दोनों चीज़ एक ही, चाहे माइनस इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या है, पी के डॉट का मतलब क्या है, डी पी के बाई डी टी। पी के डॉट का मतलब तो यही है। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट हमको पता है क्या होगा, जीरो होगा। अगर क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो ये वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। ठीक, तो अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू के। अब यहाँ बता दिए बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके हम क्या किए हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या है, जब ये वैल्यू जीरो हो गया तो कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू के क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू के जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, एच के फंक्शन में क्यू के एब्सेंट रहा होगा तभी तो जीरो है। अभी हम लोग लिखे भी थे इस कंडीशन को जब एच के लिए हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, दस क्यू के विल नॉट अपीयर इन एच एंड क्यू के विल बी साइक्लिक कोऑर्डिनेट इन एच आल्सो। इसका मतलब क्या है, क्यू के जो होगा वो एच के लिए भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। और आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया कि अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है लाग्रेंजियन के केस में, तो वो हैमिल्टोनियन के केस में भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट जीरो वाला है, इसका मतलब क्या है, एच क्यू के का फंक्शन नहीं है, मतलब क्यू के उसमें अपीयर नहीं है, और क्यू के अपीयर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्यू के अब इग्नोर किया गया है, तो क्यू के क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। किसके लिए, इस हैमिल्टन के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम रिटेन होता है तब भी कभी कभी 2 नंबर इसको पूछ लिया जाता है। ठीक, मतलब वेरी शार्ट टाइप आंसर में इसको पूछा जाता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। मेरा कोशिश है जल्द से जल्द ये चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए। उम्मीद है इसी वीक में ये चैप्टर आपका फिनिश कर दूंगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर पे चलूँगा क्लासिकल मैकेनिक्स के, और उसको फिर फिनिश करके मैं तुरंत जंप कर जाऊँगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के 3rd चैप्टर पे। ठीक, पूरा कोशिश है कि आपका सिलेबस टाइम से फिनिश कर दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।